हेलो, गुड इवनिंग ईच एंड एवरी वन। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको कि हिमांशु नाम है मेरा, हिमांशु कुमार। और मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि आपने देखा होगा अभी अभी हमारा जो दिल्ली का बोर्ड है, DSSB, उसने काफ़ी अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशन में वैकेंसीज निकाली हैं, टीचिंग पोस्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हैं बिल्कुल। वो ऐसे ही मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें, DSSB TGT मैथ्स के लिए, मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरी में हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ लिया होगा, काफ़ी इन दिनों सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी वो हो रहा है। तो बहुत से बच्चों के कॉल वगैरह आए, सर क्लास वगैरह ले लो, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, कहीं से अवेलेबल नहीं हो रही क्लास, कोई कोचिंग वाला क्लास ही देने को तैयारी नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से तो मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ थोड़ा सा, कि क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, 3 से लेकर 4 महीने हमारे पास, और इसमें हम कैसे प्रिपेयर करें, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से बच्चे टीचिंग प्रोफेशन से लेट नहीं करते अभी। उनको दिखा हमें, चलो ठीक है हमने बीएड करा कि सीटेट हमारा क्वालिफाइड है, तो क्यों ना हम एक बार DSSB TGT की मैथ्स के लिए ट्राई कर लें। टीचिंग प्रोफेशन हर किसी को अच्छा लगता है, देख पाते हैं जैसा कि आप अपने नियर में देखते भी होंगे। तो मैं आपसे अपने कुछ व्यूज़ आज शेयर करना चाहूँगा कि हाउ टू प्रिपेयर, कि TGT मैथ्स के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए वो। तो स्टार्ट करते हैं इससे, इसके लिए एक बार सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने एक PDF फाइल शेयर की है आपके साथ, और इसमें लिखा हुआ है ऊपर। सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट करता चलूँगा एक एक बात को, जहाँ मैंने लिख रखा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रखा है, DSSB TGT मैथ्स, और ये इसकी प्रिपरेशन ये कैसे होगी। सबसे पहले मैं वीडियो में आपके साथ क्या शेयर करने दूँगा यहाँ पे आज, सबसे पहले मैं इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा यहाँ आपसे। हाउ टू स्टडी, सबसे मेन पॉइंट है ये, हाउ टू स्टडी, कि आप इसको स्टडी कैसे करेंगे। व्हाट टू स्टडी, और आपने इसमें स्टडी करना क्या है। भाई सबसे मेन बात है इसमें, हमने स्टडी करें क्या, क्या क्या पढ़े हम इसके बारे में, जैसा कि आप देखें। एंड व्हाट टू स्किप, और इसमें हम क्या छोड़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए होती हैं हमेशा हमारी लाइफ में, जिससे हमें छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं। ये जो स्किप वाला पार्ट है ना, पहले दोनों पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्किप वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ा सा। और मेरे बारे में जो इंट्रोडक्शन है ये मैंने यहाँ पे दे रखा है, हिमांशु कुमार, अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रखा है, MSc मैथ्स BEd, एस्टेट सीटेट क्वालिफाइड 12 टाइम्स, KVS क्वालिफाइड, DSSB TGT मैथ्स क्वालिफाइड। तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना जरूरी बनता है ना, तो बहुत से क्वेश्चंस हो जाते हैं, यू नो वेरी वेल। व्हाट टू स्टडी, सबसे मेन बात है, सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हाट टू स्टडी, कि हमें क्या पढ़ना है। टॉपिक की बात करूँ तो मैं अगर सबसे पहले टॉपिक्स, आपको पता है कि TGT के अंदर जो हमारी TGT है, इसके अंदर हमें करना क्या होता है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, 10 तक होते हैं मोस्टली टीचर, काफ़ी स्कूलों में दे रखा है इसके बारे में। और जो PGT होते हैं वो हमारे 12 तक होते हैं, 11-12 को, जो सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूँगा 9 to 12, क्योंकि इसमें 9वीं से 12वीं तक का कॉन्टैक्ट आएगा जितना भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है NCERT बुक्स चाहिए आपको, और वो NCERT बुक्स कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, 9वीं से लेकर 12वीं तक। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं हमारे पास। और जब इसके बारे में थोड़ी सी और मैं बात करूँगा तो आप देखेंगे इसमें कि बहुत से क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट NCERT की बुक से उठ के आ जाते हैं, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT की बुक से उठ के आएंगे आपके पास। लेकिन वो कहाँ से होंगे, उनके बेसिक पार्ट से, जो 9 to 12 की हमारी जो NCERT की बुक्स होंगे उनके बिल्कुल बेसिक पार्ट से होंगे वो बिल्कुल। यहाँ में लिख भी रखा है मैंने आपके यहाँ, देखें, डायरेक्ट 20 से लेकर 22 क्वेश्चन, 20 से लेकर 22 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, 9 to 10th, बट 9वीं से लेकर 10वीं तक की जो बुक्स हैं NCERT की, वहाँ से कैरी होंगे। और 30 से लेकर 35 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने नीचे यहाँ पे बता रखा है, 11th और 12th की बुक है जो हमारी, वहाँ से कितने क्वेश्चन कवर अप होंगे, 30 से लेकर 35 क्वेश्चन। तो लगभग 55 से 57 क्वेश्चन तो ये हो गए हैं, जिसे 9वीं से लेकर 12वीं तक। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक जनरल का सेक्शन होता है और दूसरा सेक्शन किसका होता है, हमारे सब्जेक्ट का होता है। और दोनों में आपको 40-40 मार्क्स चाहिए, जिसके 40 मार्क्स आ जाते हैं टीचिंग में, जो हमारा कंफर्ट सब्जेक्ट होता है, जो हमारा मैथ्स होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसमें आपके 40 मार्क्स आ गए तो गारंटीज है कि आपका सिलेक्शन हो गया, सीधी बात है बस। मतलब ये मेरे से लिखवा के ले लो, जिसके 40 नंबर आ जाते हैं दोनों में, 40 उसमें 40 उसमें, मैं लिख के दे सकता हूँ आज भी बिल्कुल, कि उस बच्चे का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। ओके। तो इसके लिए कुछ एडिशनल बुक्स भी हैं, एडिशनल बुक्स जैसे आर डी शर्मा की बुक आपको पता ही है कौन सी होगी, आपने जो टीचिंग से हैं रिलेटेड करते हैं, उनको सभी को पता है। R.D. शर्मा कौन सी क्लास के लिए चाहिए आपको, 9th और 10th के लिए, एक 9वीं के लिए और एक 10वीं के लिए। R.D. शर्मा की बुक काफ़ी ज़रूर चाहिए आपको उसके लिए। यहाँ से आप काफ़ी कुछ कवर भी कर सकते हैं R.D. शर्मा की बुक से। और उसके बाद जो बुक आ गई वो कौन सी आ गई है,
उसके बाद जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ से मिलेगी आपको, जैसे ऑनलाइन मिल जाती हैं आपको, जैसे एनसीईआरटी है वैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, ठीक है। तो पढ़ लिया हमने 9वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक्स आपको चाहिए, इसके लिए आपने परचेज़ करके रखी है आप इतने, और डायरेक्ट 20 से लेके 22 क्वेश्चन चाहिए आपको। 20 से लेके 22 क्वेश्चन जो आपके आएंगे 9वीं से 10वीं तक की जो बुक है उससे आएंगे, और ऐसे ही 11-12 से भी। आगे चलते हैं। अब 9th और 10th के जो मेन टॉपिक हैं, क्लास के मेन टॉपिक्स क्या हैं, जहाँ से क्वेश्चन कैरी हो जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जहाँ से। अब वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, जैसे रियल नंबर। भाई नंबर्स का सिस्टम है, नंबर्स अब कई तरह के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर। तो 9th में हमारे नंबर्स के बारे में है, और रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में काफ़ी कुछ है। रूट्स वाले नंबर के बारे में है, उसमें रेशनलाइजेशन आता है उसके अंदर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर बनता है। जो 9th का हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर्स के ऊपर ही है, और 10th का भी। सेकंड वाला है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स में काफ़ी कुछ आ जाता है, जीरोज़ क्या हैं पॉलिनोमियल्स के, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। डिवीज़न है, एक सिंथेटिक डिवीज़न का कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है, फैक्टराइजेशन इसके अंदर आ जाता है, और कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे पॉलिनोमियल्स के अंदर, जैसे अब हमारी आइडेंटिटी हैं, जैसे मान लो मैं आइडेंटिटी की बात करूँ, इसके आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, a + में b का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है, सारी की सारी इसी के अंदर है। तो ये आइडेंटिटी इसी के अंदर आती हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम जब भी हमारी जब क्लास स्टार्ट होगी, इसके बारे में जब हम बात करेंगे ज़रूर एक बार इसको रब कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए कोई भी बीच बीच में। उसके बाद जो हमारा थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर हमारा जो स्टार्ट होता है वो क्या है यहाँ पे, इक्वेशन इन 1 और 2 वेरिएबल एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कि कोई भी इक्वेशन है, एक वेरिएबल की है चाहे 2 वेरिएबल की है, उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब उसके ग्राफ की बात करनी है, ग्राफ को अंडरस्टैंड करना है, ग्राफ को अंडरस्टैंड करके ही आंसर देने हैं आपने। जब आप इन कंसेप्ट को एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, इनकी जो शॉर्टकट मेथड्स हैं उसके बाद आपको वो अंडरस्टैंड करने हैं कि कैसे हो रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री हमारा 9th क्लास की बुक का 5th चैप्टर है, और सीधे सीधे 2 क्वेश्चन, लास्ट जो हमारा टीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था मेल फीमेल, उसके अंदर सीधे सीधे 2 क्वेश्चन इसके बेसिक पार्ट से आए थे। जो यूक्लिड ज्योमेट्री है, यूक्लिड ज्योमेट्री का एक बेसिक पार्ट है सारा का सारा, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये, और मज़ा आता है इस चैप्टर को करने में। इस चैप्टर में पता लगता है कि भाई कहाँ से आई है ज्योमेट्री निकल के एक्चुअली में, यानी इसका जो बेसिक पार्ट है, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कवर होंगे। देखेंगे हम उसके बारे में भाई कैसे स्टडी करना है कैसे नहीं करना। अब उसके बाद है अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, ये हमारा जो टॉपिक बनता है अगला, ये बनता है कि ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, लाइन्स एंड एंगल है, 6 चैप्टर बनता है, सर्कल्स है, पैरेललोग्राम है, ये 9th क्लास का टॉपिक है हमारा। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कवर हो जाएंगे। इससे अगला जो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं इसकी बात करूँ, कम से कम 6 क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के पेपर में यहाँ से आए थे स्टैटिस्टिक्स से, बड़े इजी क्वेश्चन, बड़े प्यारे क्वेश्चन, जो 40 सेकंड की अगर एवरेज में मान के चलूँ 40 सेकंड में हर एक क्वेश्चन हो जाता था इसका स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन वो 40 सेकंड में कब होगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल, एंड एवरीवन सेज दैट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ये स्टैटिस्टिक्स, जो बात कर रहा हूँ मैं ये 9th क्लास के लिए भी कर रहा हूँ और 10th क्लास के लिए भी कर रहा हूँ। 10th क्लास में हमारा 14 चैप्टर पड़ता है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें मीन मीडियन मोड के बारे में आता है, और ऑगीव्स वगैरह आती हैं उसके अंदर, काफ़ी कुछ है। तो दोनों कवर अप हो जाते हैं, 9th का भी और 10th का भी। 9th में जनरल है, 9th में इंडिविजुअल डाटा है, अनग्रुप डाटा है, लेकिन 10th क्लास में ग्रुप डाटा के बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद जो लास्ट वाली जो और बन गया, अगर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, जितनी त्रिभुजी होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे अगर मैं 9th क्लास में बात करूँ तो हीरोन फार्मूला चैप्टर नंबर 12, तो ये सारा का सारा ट्रायंगल चैप्टर से है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 10th क्लास में, तो चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, सारा का सारा इसी में आता है आपका सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बीपीटी थ्योरम, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत अच्छा चैप्टर है, थेल्स थ्योरम जिसको बोलते हैं हम, वो इसमें आया है। और उससे अगले अगर मैं बात करूँ चैप्टर, बड़ा प्यारा चैप्टर है ये चैप्टर ऐसे इनको बिल्कुल, इनको तो करके ही जाना पड़ेगा आपको। प्रोबेबिलिटी 9वीं से लेकर 12वीं तक आपकी हर जगह है प्रोबेबिलिटी। 9वीं में आपकी एक्सपेरिमेंटल आ जाती है, 10th में थोड़ा सा और लेवल बढ़ जाता है, कॉइन्स के बारे में डिस्कशन हो जाता है, 11th में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम, लेकिन 12th में और मेन जो लास्ट चैप्टर हमारा बनता है प्रोबेबिलिटी का, चैप्टर नंबर 13, तो वो सारा का सारा प्रोबेबिलिटी से है, जिसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और काफ़ी कंसेप्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लेके हैं, तो काफ़ी कुछ है उसके अंदर। तो बड़ा अच्छा प्रोबेबिलिटी का है, और प्रोबेबिलिटी में कम से कम अगर मान के चलो आप 4 से लेके 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से बन जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन।
तो इसको पढ़ना ज़रूरी है बिल्कुल, और इसको पढ़ेंगे हम एक बार, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा है टॉपिक, काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद अगला चैप्टर है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका AP एंड GP सीरीज़। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और GP हो गया ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ये हमारी किस में आती है? एक तो हमारा 10th क्लास में है चैप्टर नंबर 5, और उसके बाद 11th क्लास में आता है ये चैप्टर नंबर आई थिंक 9, AP और GP सीरीज़ के बारे में। अच्छा चैप्टर है, तो यहाँ से भी कम से कम मान के चलो तीन क्वेश्चन कवर होंगे AP सीरीज़ से। AP सीरीज से 3 क्वेश्चन। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 9th क्लास में तो है नहीं, हल्का है 9th क्लास में, इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बस। लेकिन 10th क्लास में चैप्टर नंबर 7 ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है, और जिसके अंदर आपको पता होगा सेक्शन फार्मूला वगैरह, मिड पॉइंट फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन होता है। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छे बनते हैं, और बड़ा ईजी है, एक दिन का टॉपिक है बिल्कुल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा 2 घंटे की क्लास में खत्म हो सकता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राइग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस थीटा, ये बच्चों के सपनों में भी आते थे ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट्स हैं, और इट्स एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, गिने चुने बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ 9 से लेकर 10 क्वेश्चन, 9 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन। और ये आपको लेकिन 11th-12th की भी पढ़नी पड़ेगी साथ में। 11th में है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, बड़ा अच्छा चैप्टर है जिसमें डबल एंगल फॉर्मूलाज वगैरह हैं, और काफ़ी कुछ है उसके अंदर। डबल एंगल फॉर्मूला है, और अगर मैं इसकी बात करूं भाई, कोई क्वाड्रेंट्स के बारे में इसके अंदर आता है। और जो हमारी एक्सरसाइज, जो हमारा क्लास है, क्लास 12th, उसके अंदर सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारा का सारा मैंने कंबाइन करके बताया है। अब ये मत कहना सर ट्रिग्नोमेट्री तो इतनी है भाई, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से 9 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सारी ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 9 से लेकर 10 क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं। और उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर। फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में आता है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, और सिलेंडर एंड कोन के बारे में इसके अंदर हम पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर पढ़ता है हमारा 13 10th क्लास में, और ये 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 13 है। अच्छा चैप्टर है और काफ़ी लेंदी भी चैप्टर है, पढ़ना पड़ता है इसके बारे में। और लास्ट कंसेप्ट है हमारा सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, और इसके बारे में आप जरूर पढ़ें बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये सिस्टम बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा 9 से लेकर 10 तक का। तो अगर मैं बात करूँ 9वीं से 9th और 10th के बारे में, तो आप अगर मान लो आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं 9वीं से 10वीं तक के लिए, तो आपको कितना टाइम में आप इसके कवर करना चाहिए? तो मैं एवरेज बता देता हूँ आपको। आपको ये कवर करना चाहिए 35 से लेके, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, 35 से 40 दिन। 35 से 40 दिन के अंदर आपको ये कवर कर लेना चाहिए 9th और 10th का एवरेज, अगर मैं मान के चलूँ, क्योंकि बहुत हैं 35 से 40। 15 दिन दीजिए आप, 15 से 20 दिन दीजिए आप अपनी 9th क्लास को, और बाकी अपना नेक्स्ट जो 20 डेज़ बच गए वो दीजिए आप अपनी 10th क्लास को। इससे काफ़ी कुछ होगा और काफ़ी कुछ समझ में भी आएगा आपको, और कनेक्ट रहेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, आपकी हेल्प करेंगे हमेशा के लिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब जो हमारे टॉपिक आ गए हैं वो आ गए 11th क्लास के लिए, 11th और 12th क्लास के लिए जो टॉपिक है हमारे मेन, उसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। हाँ, ये जो क्वेश्चन आ गए हैं अब इसमें देख लीजिए एक बार, इसमें बात करेंगे हम एक बार। सबसे पहला चैप्टर इसमें बनता है हमारा, कौन सा बनता है इसके अंदर? सबसे पहला चैप्टर अगर मैं बात करूँ तो 1 मिनट लूँगा बस आपका। सबसे पहला चैप्टर है इसमें सेट रिलेशन फंक्शन। आपको बताइए भाई, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी पड़ जाता है चैप्टर अपने आप में, अगर आप ना करो तो इसको, तो डिफ़िकल्ट बनता है। चैप्टर नंबर ये आपका बनता है फर्स्ट हो गया इसमें, और सेकंड और थर्ड इसके अंदर आ गया। तो यहाँ से कम 3 से लेकर 4 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो आप कि सेट रिलेशन फंक्शन से आते हैं। अच्छा है, टाइम कंज्यूमिंग है, देखो इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, सीधी बात है। मेहनत के बिना आप ये सोचो कि मैं मेहनत के बिना अटैम्प्ट कर लूँ पेपर को, तो वो मुश्किल है, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद अगला जो चैप्टर बनता है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स इनवर्स। मैंने आपको बताया अभी पहले, ट्रिग्नोमेट्री हमारी 10th क्लास में है, 11th में, 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैंने लिख दिया इसमें, आगे अगली बात लिख दिया मैंने इन्वर्स। इसके क्वेश्चन पहले ही कवर कर चुका हूँ मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। उसके बाद PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक क्वेश्चन बस, यहाँ से ज़्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन बन सकता है बस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। क्लियर है? तो उसके बाद अगला जो चैप्टर बनता है वो बनता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कॉम्प्लेक्स नंबर।
कम्प्लेक्स नंबर हमारा जिसमें आयोटा वगैरह आता है, जिसमें आपको बताया अगर -1 का अगर अंडरूट हो तो वो आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है, और आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं तो उसके बेस में आते हैं काफ़ी क्वेश्चन। एक इसमें मान के चलो आप कम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 क्वेश्चन, मॉडुलस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन मेन बताता हूँ, जो क्वेश्चन आता है वो पोलर फॉर्म का आता है। पोलर फॉर्म आपको पता ही है, इसके अंदर आती है एक पोलर फॉर्म, उसके बारे में डिस्कस होगा जब भी आपकी क्लास होगी। पोलर फॉर्म के क्वेश्चन आप छोड़ के मत चलें, उसमें दोनों चीज़ें निकालनी होती हैं पोलर फॉर्म के अंदर, वो आप जब पढ़ेंगे आपको अच्छे से पता लगेगा। लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास 4 तरह की होती हैं, आपको पता ही है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इसके बेस में हमारा चैप्टर नंबर 6 है, अच्छा चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन कैरी मान लो कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर कैरी होंगे यहाँ से, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है 11th क्लास में, लीनियर इनइक्वालिटी। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम आती है इसके अंदर। बाइनोमियल थ्योरम से बिल्कुल सीधे 3 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से। अच्छा चैप्टर, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और अगला चैप्टर है एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसके बारे में थोड़ी सी बात हो चुकी है हमारी, 3-4 क्वेश्चन मान के चले नाम से। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला चैप्टर, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो स्कोरिंग है। इसके क्वेश्चन बहुत कम टाइम लेते हैं इसके क्वेश्चन निकालने में, तो 2 क्वेश्चन तो मान के चलो, मैं सीधे दे 2 क्वेश्चन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 है हमारी 11th क्लास का, और कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11 एंड 3D चैप्टर नंबर 12। तो अच्छे चैप्टर हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, कोई भी कर्व दे देगा आपको, पूछ लेगा भाई, मान लो भाई कोई पैराबोला दे दिया, पैराबोला के अंदर भाई इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, कोई लिप्स दे दिया, मेजर एक्सिस कितनी होगी, माइनर एक्सिस कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी मेजर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, लेटर सेक्टम कितना होगा। तो ये काफ़ी इसमें फॉर्मूलेज हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3D के अंदर कोई भी एक पॉइंट दे देगा भाई, कौन से रीजन के अंदर ये पॉइंट लाई करता है, जिसमें ऑक्टेंट होते हैं, और काफ़ी इसके अंदर काफ़ी कंसेप्ट भी हैं। अगला जो टॉपिक है, काफ़ी अच्छे टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं, जो थोड़ा टाइम लेते हैं बिल्कुल यहाँ से। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, या जिसमें डेरिवेटिव आता है, चैप्टर नंबर 13 है ये हमारा। और क्लास 12th में भी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ से अगर मैं इसकी सीधी बात करके चलूँ तो कम से कम यहाँ से 14 क्वेश्चन आएंगे। इस जो टॉपिक है ये सारा का सारा हमारा कैलकुलस टॉपिक पड़ता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, थोड़ा क्वेश्चन आएगा घूम फिर के। आप सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन उसके अंदर क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे वो आपका। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पिक करना है। इसमें पिकिंग फैसिलिटी होती है, जिसकी पिकिंग फैसिलिटी है ना भाई, मैं ये क्वेश्चन को इतने टाइम में उड़ा दूंगा बिल्कुल चुटकियों से, तो वो वाले क्वेश्चन उठाने हैं। क्योंकि आपको कितने करने हैं, वो 40। सारी स्ट्रेटेजी का खेल है बिल्कुल। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से जल्दी कैसे कर सकता हूँ। आपको बहुत से क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन आपको वो क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। उसको क्यों छोड़ने पड़ेंगे, मैंने आपको बताया, व्हाट टू स्किप, मेन पॉइंट है। क्योंकि आपको बहुत चीज़ें स्किप करनी पड़ेंगी। आपको क्वेश्चन आता है, लेकिन आप क्वेश्चन निकालने में लोगे 4 मिनट। एक क्वेश्चन को निकालने में अगर आप 4 मिनट लोगे तो आप बाकी क्वेश्चनों में क्या दोगे, समझ पा रहे हो आप। तो आपको क्वेश्चन स्किप भी करने पड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ देखो, अभी तक तो ऐसा कोई बच्चा मिला नहीं जिसके 60 नंबर आ गए हो मैथ्स में, नहीं आते हैं, किसी के नहीं आते। नंबर कितने आएंगे, 40 से लेके 47 के बीच में नंबर। टॉपर के भी देख लेना आप, वो एक आधा बिरला ही होगा जिसका भाई तुक्का मान लो बस, क्योंकि इतने टाइम में नहीं हो सकते क्वेश्चन वो। तो 40 से 47 क्वेश्चन के बीच में ठीक होते हैं और उसी में नंबर आ जाते हैं। और जिसके मैंने कहा जिसके 40 आ गए उसका काम बन गया, भगवान है। अगर डॉक्यूमेंट पूरे हो गए तो वो भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ अगले टॉपिक की, अगला टॉपिक है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, चैप्टर नंबर 3 और 4, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 और 4 आते हैं। 3 क्वेश्चन मान के चलो, यहाँ से 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से। क्वेश्चन किस किस के बेस पे आएंगे, अलग अलग चीज़ों के बेस पे आ जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से, और क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन इसी के अंदर आ गया हमारा चैप्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर ही डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया हमारा। और इसका चैप्टर है ये हमारा पूरा का पूरा एक। और 2 क्वेश्चन अभी भी मेरे को याद है, जब मैंने एग्जाम दिया था 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे थे। एक फॉर्मूला सा था, उसके बेस पे क्वेश्चन आ रखे थे, तो ऑर्डर डिग्री के बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो है अच्छा, मतलब जितना आप घुसोगे ना सब्जेक्ट्स के अंदर उतना आपको पता लग जाएगा हाँ भी कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी अभी आपके आगे आएगी कैसे करनी है मेहनत। वेक्टर एंड 3D अच्छा टॉपिक है भाई। बहुत से बच्चे 3D होना छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग कभी 12th में पढ़ाते थे तो बच्चे ऐसे कहते थे, सर ये 3D की जगह और कुछ करवा दो ना, 3D छोड़ दो ना सर। मैंने कहा नहीं बेटा, छोड़ने का टॉपिक नहीं है, तो मेहनत करनी पड़ती है। टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड है भाई 3D में, क्योंकि ऐसा क्यों है कि 3D को बच्चे छोड़ देते हैं, उसका एक रीज़न है।
क्योंकि बच्चा ना प्लेन को, लाइन को स्पेस में समझना पड़ता है, वो समझ नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो जितना आप सोचेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उतने ज़्यादा कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है 3D, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कम 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ से? बस शॉर्टर डिस्टेंस, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि यहाँ से शॉर्टर डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है उसके अंदर, लेकिन उस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना पड़ता है बिल्कुल, ताकि हम टाइम बचा सकें अपना एग्जाम के अंदर। आपके पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूँ, टाइम पता कैसे निकलता है? टाइम ऐसे निकलता है, आप बैठे, आपने पेपर देखा, आप थोड़ा पेपर करने लग गए और आप उठे, टाइम खत्म हो गया, ऐसे टाइम निकल जाता है। 2 घंटे वो ज़िंदगी के ऐसे 2 घंटे होते हैं जो बहुत फास्ट निकलते हैं, आपको पता ही लगेगा वो टाइम कब चला गया। आप देखना, कभी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको खुद पता लगेगा। ये मेरी बात याद रखना, आपको लगेगा आप बैठे हो, आपने थोड़ा बहुत काम किया है कंप्यूटर पर, आपका टाइम खत्म हो गया, आप खड़े हो गए हो, टाइमर चलता रहेगा कोने में साथ में। तो प्रैक्टिस पहले ही करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में, मैं आपको बता चुका हूँ कि 11th में भी है, 12th में भी है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता है इसके अंदर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। एलपीपी बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन हद मार के इसके अंदर 1 या 2 बस, 1 या 2 क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपके आ सकते हैं, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसके बारे में पढ़ लिया। मैं इसके टाइम अगर मैं बता दूं तो ये कितना टाइम लेगा, 11th और 12th का जो कंटेंट है आपका, टाइम ले जाएगा ये मेरे हिसाब से 50 to 55 डेज, 50 से लेके 55 दिन। तो बिल्कुल है, अगर ये भी जब आप रेगुलर पढ़ोगे, ऐसे नहीं है कि हाँ मैंने बोल दिया और आपको इतना टाइम लगेगा, नहीं, टाइम इतना देना पड़ेगा अगर आप इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखोगे अपने। ओके, अगले डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल अगला जो टॉपिक है हमारे ग्रेजुएशन के टॉपिक है। ग्रेजुएशन देखो, ग्रेजुएशन में अगर मैं बात करूँ, मोस्टली बच्चों के सेमेस्टर सिस्टम रहे होंगे, और एक सेमेस्टर के अंदर 3 मैथ्स की बुक थी, तो 6 सेमेस्टर के अंदर 18 मैथ्स की बुक हो गई। तो इतना ईजी टास्क नहीं है कि 18 के 18 को आप कवर कर लें। तो आपके जो क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन करने हैं, देखो वो तो वहीं से कवर हो जाएंगे 9 से लेकर 12 तक में। अगर आप सीधे सीधे चलेंगे तो 9 से लेकर 12 तक के आपके 55 क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है लेवल बढ़ जाएगा, होंगे वो 9 to 12 के ही लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से भाई एक 2 क्वेश्चन, जितने टॉपिक मैंने ये लिखे हैं इसके अंदर, यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल का बिल्कुल आपका बिल्कुल साथ साथ कैरी होगा। बिल्कुल देखना आप कौन कौन से क्वेश्चन कैरी होंगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ इसके बारे में, लीनियर डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, ये एक टॉपिक हमारा, लीनियर डिपेंडेंसी चेक करनी होती है, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। एक रिमाइंडर थ्योरम, भाई एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से पक्का, बिल्कुल पक्का, कोई पेपर ऐसा नहीं है, उठा के देख लेना टीजीटी मैथ्स का, कि जहाँ से रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन ना आया हो, जरूर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल जरूर। लीनियर कॉन्ग्रुएंसी का बड़ा प्यारा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन इसके अंदर मान के चलो लीनियर कॉन्ग्रुएंसी के। ये जो मैंने कंसेप्ट लिखे हैं, ये सारे के सारे मैंने वो कंसेप्ट लिखे हैं, पेपर को बिल्कुल ऑब्जर्व करके, सारे पेपरों को, मेल फीमेल वालों को सबको ऑब्जर्व करके मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं, जो कंसेप्ट लिखे हैं आपके। लीनियर कॉन्ग्रुएंसी हो गया, एक लोगैरिथम का कंसेप्ट हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से मान के चलो लोगैरिथम कंसेप्ट से। अगला जो टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग बुक है यहाँ से 2 क्वेश्चन मान के चलो इसके। कर्व ट्रेसिंग, भाई कर्व ट्रेसिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से कर्व ट्रेसिंग के ऊपर बन सकता है। बीटा और गामा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन एक अच्छा टॉपिक है हमारा, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर ये मैंने यहाँ से 12-13 टॉपिक लिखे हैं तो यहाँ से मान के चलो 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। सारे के सारे टॉपिक एक दिन के हैं, एक दिन में सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, जो क्लास के हिसाब से आप पढ़ोगे। अभी देखना आगे मैंने आपका टाइम टेबल भी बना रखा है एक। हर्मिशन मैट्रिक्स आपने पढ़ ली, मैट्रिक्स आपने वहाँ पढ़ी है अभी 12th में। 2 तरह की मैट्रिक्स होती हैं, एक तो सिमेट्रिक होती है और एक स्क्यू सिमेट्रिक होती है, लेकिन यहाँ पे अब हर्मिशन भी छूट जाएगी, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं है काम। वैसे सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी बात है। अगला है जो हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये एक हमारे पास स्पेशल एक पूरा का पूरा है, इसमें 2-3 दिन लग जाते हैं इस टॉपिक के अंदर, लैपलास वाला। बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं इसको क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। फोरियर सीरीज़, ये भी एक टॉपिक है। लिबनिज़ थ्योरम बड़ा प्यारा टॉपिक है, 3 घंटे का 2 घंटे का टॉपिक है। लिबनिज़ थ्योरम अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, 2 क्वेश्चन मान के चलो लिबनिज़ थ्योरम से। nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, आपने 12th के अंदर डेरिवेटिव पढ़ लिया, लेकिन अब क्या आएगा, nth डेरिवेटिव एक आ सकता है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं आप। भाई किसी अगर फंक्शन का n टाइम्स अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करने पड़ते हैं इसमें, तो अच्छा क्वेश्चन है। और टेलर और मैक्लोरियन सीरीज, अगला है टेलर और मैक्लोरियन, ये हमारा अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन मान लो आप, 2 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं यहाँ से आपके। और रिमाइंडर थ्योरम मेरे को लगता है ऊपर हो गई है, हाँ रिमाइंडर थ्योरम ऊपर हो गई, बाय मिस्टेक इसको मैंने सेकंड टाइम लिख दिया। कितने क्वेश्चन मैंने बताया थे रिमाइंडर थ्योरम से, 1 क्वेश्चन तो पक्का है, बाकी अगर भगवान ने चाहा तो आपके 2 आएंगे। थोड़ा सा मान लो, पॉजिटिव सोच के चलते हैं, क्यों
जो पॉजिटिव सोचोगे, अभी पता क्या है, पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत चीज़ें पॉजिटिव ऑटोमेटिकली होती जाएंगी हमारे साथ, और वो हम ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कैसे हो रही है वो पॉजिटिव और कैसे नहीं हो रही। तो इसके बारे में बात करते हैं आगे। एक छोटी स्ट्रेटेजी हो रहा है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपके लिए ही बनाई गई है। अब अगला जो मैंने लिखा है इसके अंदर, हाउ टू स्टडी, कि स्टडी कैसे करें। तो सबसे मेन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। फर्स्टली रीड एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले तो क्या पढ़ना है आपने, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, जो हमारी एनसीईआरटी एंड देयर बेसिक कंसेप्ट, और उनका क्या पढ़ना है ये मैंने इसको हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा। एंड देयर बेसिक पार्ट, लर्न कंसेप्ट, कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह सीखना है। बेसिक पढ़ने के बाद पहले बेसिक पढ़ना है। जो बेसिक कौन सा होता है, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखे होते हैं। और देखो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखे होते हैं ना, सीधे सीधे 8 क्वेश्चन मान लो 9वीं से 12वीं तक के वहीं से आते हैं 8 क्वेश्चन, और बिल्कुल टिक होता है सीधा, हाँ इसका आंसर ये है बिल्कुल। एक यूक्लिड ज्योमेट्री वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया, 2 क्वेश्चन आए थे वहाँ से टीजीटी मैथ्स के पेपर में डायरेक्ट, बिल्कुल उसके बेसिक पार्ट से, उसमें जियोम्स हैं और पोस्टुलेट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल। मज़ा आता है जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं, मज़ा आता है, क्योंकि कितने सेकंड लगते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में, 5 सेकंड। 5 सेकंड एक क्वेश्चन को करने में लगे तो बाकी तो टाइम बच गया ना आपका। तो बेसिक पार्ट जरूरी है बिल्कुल। देन सोल्व सम, लर्न कंसेप्ट किया आपने, उसके बाद सोल्व किया आपने किसको, सम्स को सोल्व किया। उसके बाद आफ्टर दैट ट्राई टू सोल्व सम बाय योर स्ट्रेटेजी दैट विल इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे मेन बात मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। आपने कोई भी कंसेप्ट सीख लिया मान लो, ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिए। अब ऐसा नहीं है आप उस क्वेश्चन को आपने सीख लिया और क्वेश्चन आ गया, अब आपने ये देखना है कि मैं उस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ। ऐसी स्ट्रेटेजी क्या है कि मैं उस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में कर सकता हूँ, वो स्ट्रेटेजी आपने कहीं ना कहीं गेट करनी है कि कैसे आ सकती है। उसके बाद ये सबसे मेन बात, मेक इट टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल बनाओ आज से ही, वीडियो देखते ही टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर देना भाई अपना, ठीक है। एंड गिव एटलीस्ट 4 आवर्स डेली, और कम से कम कितने आवर आपने देने हैं, बिल्कुल 4 घंटे डेली देने हैं पढ़ाई को, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब समझते हो ना क्या होता है, कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट भी पेपर में आएगा, बहुत से क्वेश्चन में आता है, प्रोबेबिलिटी में तो खासकर आता है एटलीस्ट, कि कम से कम। जैसे इसका एक बड़ा प्यारा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको एक मोबाइल चाहिए था, जब मान लो आप, मैं कहता हूँ आप 12th क्लास में थे, तो आपको एक मोबाइल चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स को ऐसे बोलोगे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो आपके पेरेंट्स का अगला क्वेश्चन क्या होगा, कैसा मोबाइल चाहिए। आप कहोगे कि कम से कम 4,000 वाला तो हो। तो इस बात का मतलब क्या है कि कम से कम उसकी कीमत 4,000 हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी श्रद्धा है वो कितने का भी दिलवा दो, 5 का भी हो, 6 का भी हो। तो एटलीस्ट का मतलब ऐसे समझना चाहिए हमें। इन एनी डे इफ़ एनी डे स्किप, अगर कोई भी दिन छूट जाता है, मान लो आपने 4 घंटे पढ़ाई नहीं की, जैसे मैंने आपका ऊपर टाइम टेबल बनाया कि मान लो कोई भी दिन छूट गया, आपने 4 घंटे पढ़ाई नहीं की, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे, अगले दिन ही करना है अपने काम। यू हैव टू स्टडी 8 आवर्स फॉर कवरिंग अप लास्ट डे। ये स्ट्रेटेजीज इस बच्चे ने अपना ला, उसका सिलेक्शन भगवान नहीं रोक सकता। बात को मतलब समझो, 4 घंटे आपने पढ़ाई की, एक दिन आप कर नहीं पाए, तो 4 घंटे तो स्किप हो गए आपके, तो अगले दिन आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है। नाउ इट्स अपॉन यू कि आप उस 8 घंटे को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है, ताकि वो पिछला दिन भी आपको कवर हो जाए। वन थिंग कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू क्वालिफाई दैट। ये बस अच्छी बात लिखी है मैंने कि इसमें, ये मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस आपसे, कि यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम, कि आपने एग्जाम को बस क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने वालों क्या है, 40-40 लेने हैं आपने, नॉट टू टॉप द एग्जाम। आपको एग्जाम टॉप नहीं करना। कभी आप ये सोचो कि हाँ मेरे को एग्जाम टॉप करेंगे तो मेरे मर्जी का स्कूल मांगा जाएगा, हाँ कौन से स्कूल में आप टीच करना चाहते हो, चाय पानी आप ज़्यादा लोगे, जूस वगैरह लोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ सेम बिहेव होता है बिल्कुल। तो अपने एग्जाम को टॉप नहीं करना, आपने उसको क्वालिफाई करना है बस। वंस यू क्वालिफाई यू विल गेट जॉब, इट्स माई गारंटी। अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपकी जॉब पक्की है, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दूंगा बिल्कुल, ये गारंटी है मेरी। अगर आपके 40 नंबर आ गए तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम 271 थी पोस्ट मेल की, और 271 में से ओनली 112 यानी 112 कैंडिडेट ने ही पेपर को क्वालिफाई किया था बस, जिनके 40-40 नंबर आए थे, बाकी पोस्ट खाली रह गई थी। समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट डे जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने आरटीए लगाई थी कि हाँ क्या है रिजल्ट, तो मैंने देखा कि 112 बच्चों ने ही बस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, यानी बाकी बच्चे रह गए हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मेरे सर्कल में हैं, उनके पेपर 1 के अंदर 70 मार्क्स थे, लेकिन पेपर 2 के अंदर उनके 20-25 ऐसे रह गए। लेकिन उस 70 का क्या फ़ायदा हुआ मुझे ये बताइए आप, कोई फ़ायदा नहीं। आपको बस इसमें कितने लेने हैं, 40। 50 का पेपर करके आओ, 4-5 क्वेश्चन गलत होंगे बस, 55 कराओ, 55 का पेपर कराओ पहले वाला, 55 में से आपके 45 आ गए, कोई दिक्कत नहीं, अगले में 40 मार दो। पहला जो पार्ट है उसके लिए आप कम से कम 50 मिनट निकालो, लेकिन जो अगले वाला पार्ट है उसके लिए आप 1 घंटा 10 मिनट निकालो। तो जब आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी से बन पाएगी, आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। और उसके बारे में बीच बीच में बात भी करते रहेंगे। व्हाट टू रिमेंबर एवरी डे, आपने क्या बात डेली याद रखनी है भाई, सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन। पहले आपने क्या करना है भाई, कंप्लीट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाएं। ये नहीं कि पहले स्ट्रेटेजी बनाने लग जाएं आप,
पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लो। फोकस ऑन 9 to 10। क्यों मैंने ये बात, क्योंकि 9 to 12 क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ से लेके 55 क्वेश्चन आने हैं, सीधे सीधे 55 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसलिए इस पर फोकस करो आप। 55 में आप 55 क्वेश्चन कराए, 50 कराए, 50 में से 5 आपके गलत हो गए, 45 नंबर वो हो गए, और 1.25 और कट गया, 43.75 मार्क्स आपके फिर भी आ गए। सीधा सीधा गणित है। देखो मैथ्स के टीचर हैं तो डायरेक्ट लगाना पड़ेगा ना। तो आप 50 ही क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जानी है आपने, कि मेरे को 50 उड़ाने हैं बस, ज़्यादा नहीं हाथ पर मारने हैं, मेरे को एक्यूरेसी दिखानी है पेपर के अंदर। जिसने एक्यूरेसी दिखाएगी ना, जिसने कच्चा लालच छोड़ दिया, यार इस क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है यार आ सकते हैं यहाँ पे नंबर, यार ये हो सकता है वो हो सकता है, नहीं, अपना प्रिपेयर होके जाओ। और जितना आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे थोड़ा सा और ज़्यादा आपको अच्छा सा आइडिया मिलेगा। तो प्रिपेयर होना आपने अच्छे से। ओके, लर्न ओनली अबाउट ग्रेजुएशन टॉपिक। आपने जो क्या करना है, ग्रेजुएशन जो टॉपिक हैं वो आपने देखने हैं, बिल्कुल देख लेंगे वो जैसे भी होगा। जो मैंने मेन टॉपिक बताए, ओनली ग्रेजुएशन टॉपिक जो मैंने बताए हैं अबाउ, ऊपर जो मैंने ग्रेजुएशन टॉपिक बताए थे वही करने हैं बस। डोंट लूज़ होप, आपने हिम्मत नहीं हारनी। वाइल यू आर प्रिपेयरिंग, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। और यार तैयारी नहीं हो रही यार, पता क्या होता है, अगर मान लो हम भाग रहे हैं, हमने एक रेस लगा रखी है, और आप देखोगे यार, देखो यार वो तो मेरे से आगे निकल गया, आपके पास वहाँ पे 2 अप्रोचेज़ हैं सोचने के लिए कि यार वो तो मेरे से आगे निकल गया। जब आप ये सोच लोगे ना यार वो मेरे से आगे निकल गया, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली, आप नेगेटिव हो गए हो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन इसका दूसरा अप्रोच क्या है, यार वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, भागे फिर आप, और रेस आप जीतोगे डेफिनेटली, अगर हिम्मत नहीं हारते। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोंट लूज होप, हिम्मत मत हारना, हो आशा मत छोड़ना बिल्कुल भी। वॉच माई वीडियो अनलॉक सक्सेस, मेरी एक वीडियो है, कुछ यहाँ पे वीडियोस बनाऊंगा मैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग। अनलॉक सक्सेस एक एंड्रॉयड ऐप है, इस जब मैं वीडियो आप तक पहुँचेगी तो उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। एक एंड्रॉयड की ऐप है अनलॉक सक्सेस के नाम से, वहाँ मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा आपके लिए, और जितना हो सके आप उन वीडियोज़ को देखें, और आपकी काफ़ी हेल्प भी मिलेगी उससे आपको। और 9 to 12 उसमें मैं कवर अप भी करवाऊँगा, बिल्कुल देखेंगे आप उसे। डाउनलोड माई ऐप अनलॉक सक्सेस फ्रॉम प्ले स्टोर, ये मैंने बताया कि मेरी ऐप है कि अनलॉक सक्सेस, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। गेट मोटिवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी डालता रहूँगा। आपको कोई दिक्कत लगती है आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जॉब जब मिलती है ना तो एक सपना होता है हर किसी का, जॉब का, हर किसी का। और जो कोविड टाइम गया है ना, बड़ा एक ऐसा पेंडेमिक गई है, इसमें हमने देख लिया कि वाकई में हाँ गवर्नमेंट जॉब जिसके पास है वो काफ़ी सिक्योर है आज के टाइम में। तो मेहनत करो, देखो मेहनत आपकी है, और बाकी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहेंगी। तो सबसे मेन बात इसमें मैंने ये बताई कि एक मेरी ऐप है अनलॉक सक्सेस, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इसका लिंक आपके पास डाल दूंगा, और टाइम टू टाइम आप मेरे को मिलते रहेंगे बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा, 1-2%। देखो मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, 1-2% बेनिफिट मिला होगा आपको। और दिक्कत आती है आप इसको मैं कमेंट करके मेरे को बताएं, कोई कैसी भी दिक्कत है, किसी भी तरह की आपके साथ दिक्कत है, मैं आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ कि हाँ आप इस प्रॉब्लम को ऐसे ओवरकम कर सकते हैं। देखो हर बच्चे से कनेक्ट तो नहीं हो पाऊँगा, लेकिन आपको सोल्यूशन जरूर बता पाऊँगा कि आप इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। जैसा कि मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एस्पेरेंट्स, जितने भी एस्पेरेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं टीजीटी मैथ्स के लिए, सभी के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। यू टीचर्स आर फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप इंडिया का फ्यूचर हैं कहीं ना कहीं, एंड प्रिपेयरिंग फॉर ए रिवॉल्यूशन, और एक क्रांति के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स ही क्रांति ला सकते हैं। अगर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे हम, और तो वो बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा सीखेंगे, और वो बच्चे कहीं ना कहीं क्या होगा और आगे डाइवर्ट होंगे, और समाज को कहीं ना कहीं अच्छा बनाएंगे। तो इससे एक रिवॉल्यूशन आ सकता है, क्रांति आ सकती है अगर आप टीचर बनते हैं। क्योंकि एक सौभाग्य है, भगवान हर किसी को ये सौभाग्य नहीं दे रहा कि आप टीचर बनिए जाके। अगर हम टीचर हैं तो ये भगवान ने कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा है, और उसे बेहतर सोचा है। टीचर की जॉब को इतना अच्छा माना जाता है आज के टाइम में, मतलब कितना बड़ा आदमी होगा आपको एक बार झुक के प्रणाम करेगा, सर प्रणाम। तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो अपना तन मन धन से आप अपनी मेहनत करनी है आपने, बिल्कुल अच्छे से। ये टाइम ज़िंदगी में लौट के नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही, आप मोस्टली बच्चे घर पे ही होंगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, स्कूल वगैरह बंद हैं। अगर आप टीच कर रहे हैं कहीं पे, स्कूल वगैरह बंद हैं, तो आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इस टाइम को वेस्ट ना कीजिए। माई विशेज़ इज़ ऑलवेज़ विद यू, मेरी विशेज़ आपके साथ हैं। और अच्छे से मेहनत करके आप कहीं ना कहीं, मुझे लगे कि हाँ कुछ बच्चों को मैंने मोटिवेट किया था, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने मेहनत की, और मुझे भी अच्छा लगेगा बिल्कुल वो। तो आप भी मेहनत करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया मेरे को, और मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से सुना और फॉलो भी किया। तो अपने सर्कल में भी इसको थोड़ा कहीं ना कहीं आगे फैलाना, ताकि कोई नीडी बच्चा हो उसको थोड़ी मदद मिल जाए इस चीज़ के लिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।